अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, महंगाई की चक्की एक बार फिर तेज हो चुकी है और इसका पहला वार ईंधन की कीमतों पर नजर आ रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी भी 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि जेट फ्यूल भी महंगा कर दिया गया है। उधर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मौसमी तरक्की की रफ्तार कम होने और महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया है, तो दूसरी जानिब इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बताती है कि जरूरी अशिया की कीमतें भी मुसलसल ऊपर जा रही हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की अशिया तक हर चीज मजीद महंगी होने का इम्कान बढ़ चुका है और आम आदमी के लिए रोजमर्रा जिंदगी का खर्च पहले से ज्यादा मुश्किल होता दिखाई देता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी सरकारी मर्रात का दरवाजा एक बार फिर बहस के बीच आ खड़ा है। साबिक अरकान पार्लियामेंट और उनके अहले खाना को ब्लू पासपोर्ट देने की तजवीज ने कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तरफ मसावी सहूलत की दलील दी जाती है, तो दूसरी जानिब यह आवाज बुलंद हो रही है कि जब मुल्क में 1000 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो फिर हजारों ब्लू पासपोर्ट किसके हैं। खुद सियासी रहनुमा भी मर्रात मांगने वालों के नाम सामने लाने का मुतालिबा करते नजर आते हैं, जबकि माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि सरकारी पासपोर्ट की बढ़ती तादाद आलमी सतह पर भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। अब देखना यह है कि तरजीह अवामी मुफाद बनता है या सरकारी सहूलतें। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारा साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ भट्ट साहब और असगर चौधरी साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज असगर चौधरी साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगी। सर, हम देख रहे हैं हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बड़ा इजाफा कर दिया है। ठीक एक हफ्ता पहले यानी पिछले जुमे को हमने देखा कि जो कीमतें थी उसमें 2 रुपये जो है वो कमी करके फिर एक एहसान भी जतलाया गया था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद जो कीमतें हैं वो 13 से 14 रुपये बढ़ा के फिर बताया जाता है कि हमारी मजबूरी है। सर, क्या कहेंगे, 2-3 दिन में ही जो अमेरिका ईरान जंग चलती है, फिर उसके बाद फौरन से एक मतलब जो महंगा पेट्रोल है या पेट्रोलियम मसनूआतें पाकिस्तान पहुँचती हैं और फिर हमें ये कीमतें जो है इनका सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। अगर कि कहने को कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ कहने का यहाँ पर फ़ायदा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हल्का सा पटाखा भी अगर चल गया ना खलीज फारस में, तो यहाँ पर इन्हें मौका मिलता है अपने ख़जाने भरने का। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, मुझे ये बताइए कितनी आलमी मंडी में कितना इजाफा हुआ इन कीमतों में? कोई जवाज़ था इनके पास? सिर्फ जेबों के ऊपर डाका मारना है। आपने अपने इब्तदाइये में बड़ी अच्छी बात की है कि पेट्रोल से लेके अशियाए ज़रूरिया तक, आलू प्याज टमाटर तक हर चीज़ ऊपर जा रही है और कोई चीज़ जो है वो उसके नर्ख नीचे नहीं आ रहे हैं। और इसी तरह आपने आगे महंगाई बढ़ने का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिक्र आपने किया है, बिल्कुल ये ठीक है। गरीब की जेब के ऊपर तो डाका बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी बढ़ रही है जिसका जिक्र हमने नहीं किया है, वो अशराफिया की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस हैं, वो तो मुसलसल ऊपर जा रहे हैं और जो आम पब्लिक है वो जिंदा दरगो हो रही है। वो तो डिबेट ही अलग है। मुझे एक बताइए कि जब से ये हम पूरी दुनिया में हमें कामयाबियाँ मिली, हमारी सफारतकारी को कामयाबी मिली, तो मेरे जहन में ये था कि अब इस खुशी में कम से कम जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं अब वो 200 तक फी लीटर तक आ जाएंगी। लेकिन हमारे अरमानों के ऊपर होश उस वक्त पड़ी जब एक हफ्ते में हमें यह कहा गया कि कीमतें बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया। जब हमने उस खबर की तलाश की कि क्यों ये फ़ैसला किया गया कि ये कीमतें बरकरार रहेंगी, तो पता चला कि आप मेरे और आप आम आवाम से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर ऑयल कंपनीज हैं और ऑयल कंपनीज़ का जो दबाव था उससे हुकूमत को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि वो कीमतें उस हफ्ते में कम नहीं कर सके। फिर आपने देखा 1 रुपये 40 पैसे आतमताई की कब्र के ऊपर लात मारी गई है और आज जब कीमतों में इजाफा करना हुआ तो 13 रुपये 88 पैसे कर दिया। और वो जिस पेट्रोलियम लेवी को हमने यही जो आज हुकूमत है, माजी में यही हुकूमत उसे जगह टैक्स कहती थी, वो 80 रुपये तक पहुँचा दी है। अब ज़रा पेट्रोलियम लेवी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये वो डायरेक्ट टैक्स है कि जो सीधा वफाक के पास आता है और इस टैक्स में सूबों का हिस्सा कुछ भी नहीं है। लेकिन जमा आपने ताफ्तान के बॉर्डर से लेके लंडी कोतल तक करना है, खैबर तक करना है, कराची के समुंदर से लेके कश्मीर के पहाड़ों और जीबी खंजराट टॉप तक भी आपने जमा वहाँ से लोगों से करना है। आना ये आपके पास है, सबसे आसान हल है आपके पास। आपसे टैक्स नहीं जमा होते हैं, आपने लेवी लगा देनी है, अपने ख़जाने को आपने भरना है। कभी आपने ये सोचा है कि एक आम शख्स जो है
वो उसकी गुजर बसर किस तरीके से हो रही है। सिर्फ आप एक पेट्रोल नहीं महंगा करते हैं, उस पेट्रोल से अशियाए ज़रूरिया से लेके आपका तामीराती मटेरियल तक हर चीज़ महंगी हो जाती है। लोगों की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या हम देखें, हम उन इल्ज़ामात की जानब नहीं आते, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील हुई, वो तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद ये जो अपोजिशन पूरी इकट्ठी हो गई थी, इन्होंने आज तक कभी भी इस अवाम का ख्याल नहीं किया। इन्होंने आज तक कभी भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश नहीं की जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। और मैं ये समझता हूँ कि आज की अपोजिशन भी उसमें शामिल है, क्योंकि अपोजिशन भी इस इशू के ऊपर वोट ऑफ टाइम जो देना चाहिए वो भी वहाँ पर नहीं दे रही है। इवन के मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ी पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब है, जमात इस्लामी ने कल एहतजाज किया है। आकाशा, कल उनका एहतजाज था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। वो इतना पावरफुल एहतजाज था कि शाम को 13 से 14 रुपए बढ़ गई हैं सर, इजाफा हुआ। और अगर ये ना उस इजाफा ना करते तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। आलमी मंडी में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी थी। लेकिन क्या करें, मेरे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भारी पत्थर एक मरतबा उन्होंने फिर रख लिया है, बड़ी मुश्किल से आगे उतारा था। अब पता नहीं ये भारी पत्थर आगे हमारा क्या बिल्कुल सर। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐसा होता था कि जब 2 से 3 रुपए भी अगर कीमतें जो पेट्रोल की हैं, डीजल की हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती थी, तो एक वावेला जो है इस अपोजिशन की जानिब से, उस टाइम की जो अपोजिशन थी उसकी जानिब से देखना पड़ता था। अली इमरान साहब, कुछ नया सुनने में आ रहा है कि 5 अगस्त को एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है PTI की जानिब से। सो क्या सर ये कीमतें बढ़ी हैं, इस वजह से कुछ नया करने जा रहे हैं आप, और इस मरतबा आप अपोजिशन का जो सही किरदार है वो अदा करने को तैयार है? आकाशा, हमने हमेशा हर मौके पर अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो हालात है, जिस तरीके से जो ब्रूटैलिटी है, जैसे जमहूरियत का कत्ल है और अवाम पर जिस तरह क्रैकडाउन होता है, मुझे बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ जमहूरियत नहीं बल्कि ये जो इस वक्त एक ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और ये लोग हैं, ये बेसिकली आमिर हैं। ये आमिर भी नहीं, छोटा लफ्ज़ होगा, ये मुजरिम है इस कौम के। देखिए, जब मुजरिमों को आप बाहर से लाकर प्रोटोकॉल देकर उनको एयरपोर्ट पर उनके बायोमेट्रिक करवाकर फिर कबूतर उड़ाने के लिए मीनार पाकिस्तान भेजेंगे, तो फिर आप उनसे इसी किस्म का जो रवैया है उसकी तवक्को रखें। देखिए, जिस तरह रात के अंधेरे में 13 रुपए 85 पैसे इन्होंने तेल की कीमत बढ़ाई और पेट्रोल और डीजल पर इस वक्त लेवी 80 रुपए हो गई है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ना करें। अगर आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें ज्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो आप अपनी लेवी को कम करें ताकि आवाम को रिलीफ दे सके। लेकिन जब आप आवाम के नुमाइंदे ही नहीं हैं, जब आपने आवाम की वोटों से इक़्तिदार में आए नहीं, तो आपको आवाम की क्या परवाह? आपको आकाशा की, असगर चौधरी साहब की, आतिफ भट्ट साहब की क्या परवाह? हम लोग आवाम हैं और हम कीड़े मकोड़े हैं इनके सामने। आकाशा, आप ये बात याद रखें कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि आवाम निकलेगी बाहर। हम तो पिछले 8 फरवरी 2024 के बाद से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को सड़कों पर लेकर आए, लेकिन आवाम माशी तौर पर इतनी बदहाल हो चुकी है। आज लोग भूख, अफलास और गुर्बत का शिकार हैं। आज उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो अपने बच्चों की रोटी कैसे पूरे करें। और फिर जिस तरह ये स्टेट जब भी कोई एहतजाज होता है तो उस पर क्रैकडाउन शुरू करती है, लोगों को पकड़ते हैं, उनके घरों में घुसते हैं, उनकी बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतारते हैं, और फिर जो कुछ उनके साथ होता है, दहशतगर्दी के मुकदमात वो लोग समझते हैं। तो लोग भी सहम चुके हैं, डर चुके हैं कि वो आखिर जाएं तो जाएं किधर। आप देखें, जब आपने बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 1.5 से 2 रुपए पेट्रोल पता था, तो ये कहते थे ओ जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है। तो मुझे ये बताएं कि आज 50-50, 60-60 रुपए कीमत बढ़ी और 13-13, 15-15 रुपया आपने 256 से 400 पर पहुंचाया और आज फिर 315 पर लेकर गए। तो क्या ये चोर नहीं है? ये तो सर्टिफाइड चोर है। आकाशा, इन्होंने तो मुल्क चोरी किया। इनके एवन फील्ड से लेकर, सरे महल से लेकर आप इनकी प्रॉपर्टीज नारंग मंडी फ्रांस में, अब दुनिया के किसी भी खित्ते में जाए तो इनकी हर जगह पर आपको जलाते जी सर सही कहा आपने। सर आपने ये बात तो सही किया, लेकिन मैं सिर्फ ये इस वक्त जानना चाह रही हूँ कि 5 अगस्त को एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल जो है PTI की जानिब से दी गई है। शफी जान साहब ने एक प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है, तो सर उसमें क्या करने जा रहे हैं आप? अभी इनिशियली वो डेट एक मेरे ख्याल से डिसाइड की गई है, लेकिन आपको उस पर जो जिसको कहते हैं ना कि सॉलिड एक बयान जो है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में पूरा आपको लायामल मिलेगा कि जो एहतजाज होगा उसका क्या लायामल होगा और उसकी एग्जिट डेट क्या 5 होगी या 5 से पहले या 5 के बाद होगी। क्यों?
अभी मौसम भी काफी सख्त था, ये 2 जो महीने गुजरे तो उसमें शायद प्लानिंग तो कर रही थी पीटीआई कि हम एहतजाज करें और भरपूर एहतजाज करें, लेकिन शायद पार्टी के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाजें थी कि मौसम की सख्ती की वजह से, जून जुलाई की वजह से थोड़ा सा किया गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगस्त में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है आकांक्षा, इस मुल्क के पास, इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है इन चोरों को घर भेजने के लिए कि अगर हम एहतजाज न करें। मुझे आकांक्षा ये बताएं, आप और मैं अपने एक सर्टन लिमिटेड बजट के अंदर रहकर क्या इस महंगाई के आलम में अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हो रहा है ये जुल्म नहीं है? या ये अवाम को पता नहीं इस मुल्क की इंडस्ट्री कौन ऑन करता है, इस मुल्क के प्राइवेट बिजली घर इनके हैं, बिजली किस रेट पे हमें दे रहे हैं? कोई मुझे ये बताए कि ये अवाम जो है अवेयर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सब जानते हैं क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब और कहाँ भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी, हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद लेवी में बड़ा इजाफा जो है वो भी कर दिया है। शरह जो है 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच चुकी है। हम बात तो करते हैं सायरा जी, हमें पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी हमने वो कहते हैं ना मीडिएटर का किरदार जो अदा किया, सो पूरी दुनिया हमें मानती है और हमें कामयाबियां तो मिली हैं, लेकिन सायरा जी हमें क्या मिला है, अवाम को क्या मिला है? अवाम को क्या मिला है? अज़मा बुखारी ने एक दफा कहा था, फिर बहुत उनके लिए बुरा बोला था कि भाई ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अवाम को क्या मिला है? अवाम को वही मिला। मतलब आकाशा, ये वो जो कहते हैं ना गैरत की कमी है इनमें, लफ्ज अब मैं क्या इस्तेमाल करूं कि मुतमईन है ये सब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सायरा जी, सब सुन सकते हैं आपको और सब सुन भी रहे हैं। सुन रहे हैं तो सुनिए, मतलब ये पैगाम आप भी दें और पहुंचाएं कि ये जो अभी अली इमरान साहब ने कहा है कि अब निकल के इनको ठुड्डे मारकर घर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं यहाँ पर तो इनसे सवाल हो तो वो रौनक जरा ज्यादा चेहरों के साथ कहते हैं कि हाँ भाई किया है भाई, हिम्मत है तो जाओ जो करना है कर लो। अभी भी पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ किया है, क्या कर सकते हो, जो कर सकते हो। जी जी सायरा जी, बोलिएगा बताएं कि क्या कर सकते हैं। मुझे आप बताएं कि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर कोई बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो अपने आप को आग छिड़क के, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बार बार आकाशा वही अल्फाज रिपीट कि इज्जतें नीलाम हो रही हैं। मैं कहीं दूर क्या जाएं, आप सिर्फ यहाँ पर कराची क्लिफ्टन आके इन गलियों में देख लें आप, इन्होंने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। और बेशरम लोग, वो जो 2-3 का टोला है, लगारी साहब है, एक वो अली परवेज मलिक, वो और तीसरा जो हमने बाहर से आके अपने मुसल्लत किया हुआ है, ये 3 लोग हैं आके वो कहते हैं कि आके ये हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं और इस किस्म की बात करके। और वही बात मेरे पास ना अल्फाज सिवाय इनको कोसने देने के मैं क्या बोलूं। अवाम है, कल मैं थोड़ा बाहर गई थी और उसके वक्त वहां पर जो मार्केट में लोग इस किस्म की बात कर रहे थे कि एक औरत ने दामन उठा के बद्दुआएं दी थी पूरे टोले को, ऊपर से लेकर नीचे तक के खुदा ताला इनको कब्र भी नसीब ना करे। ये मैं आपको अवाम के अल्फाज बता रही हूँ कि जीना मुश्किल और दो भर कर दिए। जी पता नहीं इन्हें बददुआएं क्यों नहीं लग रही हैं, पता नहीं क्यों बददुआएं भी नहीं लग रही हैं। आप वो कहते हैं ना कि यहाँ पर अभी उन्होंने कहा है कि जी दुनिया मिसाल देती है, आप सालसी की बात कर रहे हैं, दुश्मन हमसे जलता है। और दुश्मन किस चीज से जलेगा मुझे भी तो पता चले। मैं भी कहूँ कि हाँ दुश्मन मुझसे जल रहा है, दुश्मन तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है, चूल्हे पे हम रो रहे हैं कि गैस कहाँ है, बिजली की लोड शेडिंग से मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, फसलों का पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। कोई मुल्क के राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में जाए तो लाश वापस आती है। दुश्मन जल किस बात पे रहा है? ये जो बैठे हुए, ये जो सजदे में, ये जो बूटों में मुंह दे के लेटा हुआ एक शख्स शहबाज शरीफ जिसका नाम है, वो मुझे तो बताए ना कि किस बात से दुश्मन जल रहा है। दुश्मन जल रहा होगा इस बात पर कि ये सारी तबाही तो मैंने फैलानी थी। दुश्मन हंस रहा है कि ये तो मेरे आगे कारिंदे हैं कि जिस मुल्क को मैंने कोई बम मार के तबाह करना था, इन्होंने लोगों को तबाह कर दिया, इन्होंने यहाँ पर लोगों को तबाह कर दिया। आए दिन आके कभी जुम्मा होता है, ये पेट्रोल बढ़ा दिया, लेवी बढ़ा दी,
खर्चे इनके कम नहीं होते। आप इनकी गाड़ियां, आप इनका उठना बैठना घूमना फिरना सब कुछ देखें, तनख्वाहें इनकी देखें, मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिए। जिस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग होती है, करोड़ों रुपए के आप लोग वोट खरीदते हो। अभी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, हमारे जवान फोर्सेस के, आप उनको वो क्या कहते हैं कि कैनन फूडर क्यों बना रहे हो कि इनकी गलत पॉलिसी की वजह से हमारे जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। और वो एक शख्स को बुलाया हुआ है, खुदा जाने उसके सर के ऊपर कौन सा हुमा आके बैठा है कि वो वजीर दाखिला और उसे क्या कहते हैं, अभी वो खारजा बन के वो शख्स घूम रहे हैं। उसके मुल्क में क्या हो गया, जो एक बयान देते हैं कि एक SHO की मार है, उसके बाद वो शख्स वहां पर है, उसी शख्स को और ओहदे दे के हम पे मुसल्लत करने का इरादा है। कि जब कोई ऐसे हिलजुल की बात होती है, एक ही मांगने वाली शक्ल आती है। शक्ल देखी है आपने? ऐसे शक्ल ऐसी जैसे हथेली पकड़ करके अल्लाह के नाम पे दे दो, शक्ल ही ऐसी बनी हुई है। उस शख्स को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए, फिर हमें आके कहते हैं दुश्मन चलते हैं। कोई माई का लाल हमें देख नहीं सकता, माई का लाल नहीं देख सकता, लेकिन जो इस मुल्क में माई के नीले पीले हैं वो हमें ऐसे देख सकते हैं, वो हमारा जीना दो भर कर सकते हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता आकाशा जो दिल से। जी मैंने कहा ये हुकूमत जो है कहीं 2024 का बदला तो नहीं ले रही है आवाम से? तो ये तो फिर जब से आई है देखें, ये तो खुदा जाने, ये तो 77 साल से बदला ले रहे हैं। ये जो पार्टी बदल बदल कर वो जो कहते हैं बारियां लगाई हुई हैं, ये बदला ले रहे हैं। यहाँ पर अपने सिंध में देख लें, आप ही के प्रोग्राम में, और आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, सिंध के हॉस्पिटल के डोंगरे बरसाते हैं ये। और एक इनका एक मरीज जो गिरा वहां पर, वजीर, उसको पकड़ के उठा के अबू धाबी ले गए। क्यों बेटा? NICVD या गंबट क्यों नहीं आया? कराची के जिन्ना में क्यों नहीं डाला? कराची के सिविल हॉस्पिटल में क्यों नहीं डाला उसको? उसकी जान क्या बहुत कीमती थी जो उसको भगाकर आप लोग अबू धाबी ले गए? अगर यही सिचुएशन ओलंपिक लगाने के बाद मेरी हो, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, और तो हमारे पास तो वीजा भी नहीं है दुबई का, जो कि मिलता भी नहीं है। यानी कि इन लोगों ने इतनी सरमायाकारी की हुई है और तमाम हुक्मरानों के रास्ते खुले हुए। ये जो वीजे बंद हुए और नौकरियों से निकाला है, ये सिर्फ गरीबों को निकाला है। ये झूठे लोग बैठे हुए, खुदा ताला इनके मुंह पर इनका झूठ मारता है। मगर मैं कहती हूँ कि इनको मजाल है कि कोई थोड़ी सी भी शर्म आती हो। अब आप मुझे बताएं, आप पेट्रोल पे लग गई हैं, पेट्रोल पे लग गई हैं, अली डार का केस कहाँ गया? की बात की है नहीं, अली डार कहाँ गया? नहीं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और 40 खानदानों से छत छीनी गई थी, जमीन बॉस हुआ था, वो फैसला डायवर्ट, और आज आईनी अदालत कह रही है कि वो फैसला गलत था। उन गरीबों पर क्या गुजरी होगी, जरा बताइए। जब मेरा तो अगर मेरा प्लीज ये बताइए, बात करना चाहती हूँ। एक वहां पर थी हमारे जानने वाली थी, वो होस्टेस थी। पूरी जिंदगी उस औरत ने पाई जोड़कर वहां पर एक अपार्टमेंट लिया, और जिस दिन हुक्म आया वो उस खातून को हार्ट अटैक हो गया और वो चली गई इस दुनिया से। ये उसकी जिंदगी वापस ला सकते हैं? उसको मलबे का ढेर बना के जहां, अरे चलो अदालतों, मैं बताती हूँ कि कहाँ कहाँ ग्रीन बेल्ट के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है। पूरे समंदर को पत्थर भर के वहां तक आप फेज 9 तक ले गए हो। क्या ये मौसमियाती तब्दीली के हिसाब से है कि आप समंदर को पीछे धकेल दें? ये पूरा कराची का डिफेंस समंदर के ऊपर बना हुआ है। जो अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह थी वो बीच पानी में थी और आज वो सड़क पर है। और तमाम ये कौन से, मैं कहती हूँ हमारे कोई गुनाह थे, हमारी ये आजमाइश है। मुझे तो कभी कभी वो फिक्रा मुस्तनसर हुसैन तारक का याद आता है कि क्या पता हम मर गए और हम जहन्नुम में रह रहे हो। ये जहन्नुम से बढ़ के नहीं है, ये हमारे मुंह के ऊपर ठोंसते हैं महब्बे वतन, अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत। इंसान जहाँ रहते हैं फाइनली इवेंचुअली उसको वहाँ के आसपास सायरा जी साहब के लिए स्विट्जरलैंड है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये जहन्नुम ही है। बहुत शुक्रिया सायरा जी, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं तो वो तो ऑयल कंपनीज को सीधा सीधा फायदा जो है वो दिया जाता है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि जब डीजल इस पर लेवी लगाई जाती है, फिर विफाकी हुकूमत जो है वो अपने बारे में भी कुछ ना कुछ सोचती है। लेकिन क्या कभी किसी ने आवाम के बारे में सोचा है? कोई भी ऐसा कानून है जो सिर्फ आवाम के लिए हो? पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत की ओवरऑल बात कर लेते हैं, सब कुछ महंगा है। सर, अशय खुरनोश की बात की जाए, अशय ज़रूरिया की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए, सब कुछ इस वक्त महंगा है। क्या ये हमारे लिए मुल्क नहीं है? आकाशा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये जो आप आवाम की बात कर रही हैं ना, ये हमारे लिए जो मुल्क नहीं है, ये वाकई आप लोगों के लिए नहीं है।
आप ये समझ लें कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि उनको आजकल ट्रंप की आशीर्वाद भी है, जिस तरह अमेरिका बहादुर जो तारीफ़ें करता है, उसके बाद वो ख़ुद को ट्रंप समझना शुरू हो गए हैं अमेरिका, और जो अवाम है उसको ईरान समझना शुरू हो गए हैं, और इनके ऊपर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जब रिलीफ देने की बारी आती है, जिस तरह उनका मुआहदा हुआ यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम करने के बजाय इन्होंने उसको सस्टेन कर दिया, बरकरार रखा, और जब हल्का सा उन्होंने अमेरिका ने बम गिराया है, इधर से फिर पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से बम गिराया गया। कल सोशल मीडिया पर पहले ही मशहूर हो चुका था कि उन्होंने एक पत्थर जो है ना, भारी पत्थर, वो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब जाते हुए देखा है, और नून लीग जो है वो अवाम से उसी चीज़ का बदला ले रही है जो अवाम ने उसके साथ 2024 में किया था, और ये उनको वोट ना देने की सज़ा है। और ये अब जिस तरह अमेरिका ईरान को कहता है सरेंडर करो, तो हुकूमत नून लीग की वो अवाम को कह रही है कि सरेंडर करो, वरना इसी तरह आपके ऊपर बम जो है वो फोड़ते जाएंगे। हमारे पास ये सिर्फ पेट्रोल माफिया नहीं है, और भी बहुत माफिया पाकिस्तान में मौजूद है। बिजली का माफिया है, IPPs हैं, ये तमाम माफिया जो है फिर यकदम आपके ऊपर जब छोड़े जाएंगे तो फिर आपका सांस लेना महाल हो जाएगा। और यही वजह है कि हुकूमत जो है वो अवाम से वो बदले ले रही है। अब रात हुकूमत का किसी जगह बस नहीं चला, तो जो 71 रुपीज़ लेवी थी उसको इंक्रीज करके ले गए 80 रुपए तक। हालांकि अवाम को रिलीफ देने के लिए ये लेवी थी कि लेवी को थोड़ा सा कम करके अवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन अवाम उनकी है ही नहीं। पाकिस्तान में इनको ओहदा जो है वो जिस तरह भी मिला हुआ है, जो जैसे भी ये वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, अब वो अपना गिन गिन कर जो है वो बदले ले रहे हैं, और उनकी जानिब से यह बारहा अवाम को कहा जा रहा है कि सरेंडर करो हमारे आगे, वगरना इससे ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर हमले किए जाएंगे, बड़ी जंग छिड़ी जाएगी। ये ईरान अमेरिका की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान और अवाम के वज़ीर-ए-आज़म और आतिफ भट्ट साहब, एक मासूम सा सवाल है आपसे सर, इससे ज्यादा और हो भी क्या सकता है? सब कुछ ही तो हो गया ना। देखें, अभी तक आप लोगों की सांसें चल रही हैं, ये भी अभी आपसे छीनी जा सकती हैं। आपके सोलर के ऊपर जो आप धूप की तपिश से रोशनी जो बिजली जो पैदा करते थे, उस पर भी टैक्स लगाने की हुकूमत ने कोशिश की। ऑक्सीजन जो है वो अभी बाकी है। पानी इस्लामाबाद में आप फ्री में नहीं ले रहे, पानी ज़मीन का है, खुदा की तरफ से है, वो भी हम जो है वो आज पे करके ले रहे हैं। पाकिस्तान में जब ये कीमतें बढ़ी थी, उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश का जो आपने जिक्र किया, वो कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन जब कीमतें कम हुई तो उसके बाद नीचे नहीं आई। उसके लिए फिर आप लोगों ने ये जो है वो बहाना तलाश किया था कि वो डीजल की गाड़ियों पर ये तमाम ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए ये अवाम को रिलीफ देना हो तो हजारहा बहाने, जब माफिया को फायदा पहुंचाना हो तो इनके पास। फिर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया जाता है ना, जब मुश्किल हालात आते हैं अवाम को बताया जाता है आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तो जब मुश्किल वक्त में आपका साथ दे ही दिया तो आपको तो समझना पड़ेगा। सर आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, और इसी के साथ ही नाजरीन, अवाम जो है वो खुद ही तनख्वाहों में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है। जो हमने रिक्वेस्ट आपके सामने की थी या बजट में हमने कुछ सोचा था आप हमारे बारे में सोचेंगे, वो आपने नहीं सोचा है। बिजली के बिलों में आप देख लें, पेट्रोल की कीमतों में देखें, मिडिल क्लास और ये जो गरीब तबका है आप लोगों ने उसकी कमर तोड़ कर रख दिया। वो खुद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, कुछ ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसे बिल होते हैं कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए जाते हैं और बाद में उस पर नज़रसानी की जाती है, मतलब मंजूर करने के बाद उसके बाद कहते हैं इस पर नज़रसानी जो है वो की जाएगी। फिर पंजाब असम्बली का एक बिल भी सामने आता है, फिर KP के गवर्नमेंट का भी और असम्बली का एक बिल जो है वो भी सामने आता है, और अब ऐसा हुआ है कि सेनेट की कायमा कमेटी से एक बिल जो है वो मंजूर किया गया है। क्या कहेंगे असगर चौधरी साहब, ये हो क्या रहा है मुल्क में? खुद से ही बिल लाए जाते हैं, अवाम को नहीं, वहीं पे जो लोग हैं भाई हमारे जो MNAs MPs हैं उनसे कोई सलाह मशवरा जो है वो नहीं किया जाता, और फिर वो थोपने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब अवामी आवाज़ सामने आती है तो फिर कहा जाता है इस पर नज़रसानी ज़रूर होंगे। जी बहुत शुक्रिया आकाशा जी, बिल्कुल यही बात है, और कोशिश तो इनकी हमेशा यही रहती है कि ऐसा काम ये कर ना जाएं, बल्कि ऐसा काम या कार्रवाई डाल दें कि किसी को पता ना चले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई ना कोई उधर रिपोर्टर बैठा होता है, मीडिया तक बात लीक हो जाती है और फिर मीडिया उसके ऊपर बात शुरू कर देता है, तो ये इन्होंने फिर बैकफुट के ऊपर इन्हें जाना पड़ता है। सेम यही पोजीशन है। ये निजी रुकन के तौर पर ये बिल था
जो सेनेट में पेश हुआ था और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र हुआ था, जो दाखिला कमेटी है सेनेट की, कि जो साबिक अरकान सेनेट हैं या पार्लियामेंट हैं उनके और उनकी जो फैमिली है उन्हें भी ब्लू पासपोर्ट दे दें। देखिए शशके बड़े होते हैं ना, खुदा का खौफ करें। जो आप बरतानिया को देखें, जो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ के साबिक जो अरकान जाते हैं और इवन के जो वज़ीर आज़म जाते हैं और उसके साथ जब जैसे ही साबिक होते हैं वो आम शहरी बन जाते हैं। ये कहते हैं नहीं, सायरा बानो साहब भी चूँकि इससे हो सकता है मुस्तफ़ीद हो सकें अगर ये बिल आ गया, तो ये चाहते हैं कि जब तक हम मरे ना उस वक्त तक ये मराहत हमें सारी मिलती रहें। और इसीलिए इन्हें मराहत याफ्ता और अशराफिया का तबका कहा जाता है, जो कभी खसारे में नहीं रहता है, ये हमेशा फ़ायदे में रहता है। अभी इन्होंने कोशिश की और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर आकाशा के निजी अरकान के तौर पर ये बिल सेनेट कमेटी में भी आया और कमेटी ने भी बिल की मंजूरी दे दी। आखिर क्या सोच के इन्होंने इस बिल की मंजूरी दी है? या तो ये बात थी कि इन्होंने सोचा कि चलें चंद दिन पहले जो सारी तनकीद का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानब था, अब ज़रा उसका रुख अपनी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि जो अब वफाक में मुस्लिम नून की हुकूमत है, तो यहाँ पर ज़रा हम इसका अपनी जानब रुख कर लेते हैं उस तनकीद का कि जो कुछ उनको हुआ है वही हमारे साथ हो। ये इसी तरीके से इसको इश्यूज़ को बनाते हैं और मुझे यकीन नहीं है कि ये बिल जो है वो आगे जाके मंजूर हो सके, क्योंकि अब ये बात लीक हो चुकी है मीडिया तक और अब ये इशू बनेगा। जब ये जैसे खैबर पख्तूनख्वा का कल आपने देखा है, बल्कि परसों जो है वो मंडे को सुहेल अफरीदी साहब ने तमाम पार्लिमानी रहनुमा जो हैं KP असम्बली के, उनका मशावरती इजलास बुलाया है और उस बिल को दोबारा उन्होंने रिविज़िट कर रहा है। बेचारा रिविज़िट के लिए दोबारा उन्हें नया बिल लाना पड़ेगा असम्बली में, वहाँ से मंजूर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही बात होगी कि बिल जाएगा, शायद आगे जाके सेनेट पे ये ना पास हो सके, लेकिन ये सेनेट से मंजूर हुआ, कौमी असम्बली से ना हो सके। हाँ, ना हो सके। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये लालच इन्हें कहाँ कब्र तक लेकर जाएंगे, ये चले कहाँ तक लेकर जाएंगे? सही कह रहे हैं सर आप। मेरे बच्चों के फीडर से आपने दूध तक तो छीन लिया है, वो तक तो लोगों को मुयसर नहीं है। 65 साल का एक मजदूर है, रेडी बान, वो रात 2 बजे भी सब्जी मंडी में अपनी मजदूरी के लिए वहां पर खड़ा है, आपका पेट भरने के लिए। ये 80 रुपये पेट्रोल के ऊपर जो फी लीटर ले रहे हैं, दुनिया में मुझे कोई एक मुल्क की मिसाल बता दें। काशा मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हुकूमती तर्जुमानों को भी चैलेंज करता हूँ, मैं वफाकी वजीर इतलात को भी चैलेंज करता हूँ, वजीर पेट्रोलियम को भी चैलेंज करता हूँ कि पूरी दुनिया में मुझे एक ऐसा मुल्क बता दें कि जो फी लीटर के ऊपर 80 रुपये डायरेक्ट टैक्स ले रहा हो अपने लिए, वफाक के लिए। बाकी टैक्सेस तो है ना, पेट्रोलियम मार्जिन है उनका, पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो 80 रुपये, कोई हद होती है, को खुदा का खौफ करें। मैं सिर्फ बात अपनी इस पर ख़त्म करूँगा। इन्होंने मिसाल दी आतिफ भट्ट साहब ने ट्रंप और ईरान की, तो जिस दिन ये कौम खड़ी हो गई और ये निकल आए, जिस दिन किसी ने एक पत्थर मार दिया और उसके पीछे ये पूरी कौम निकल आई, तो उस दिन क्या होगा? सारा जी, उस दिन पाकिस्तानी ट्रंप जो है वो घर होगा। सारा जी, वो दिन कभी आएगा? क्या हम वो दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? जुल्म के जितने पहाड़ तोड़ने थे, जितने बॉम्ब ब्लास्ट करने थे, वो हो चुके हैं। अब भी अवाम जो है खामोश है और वजीर इत्तलात KP के जो है शफी जान साहब, वो कह रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त 57,000 फाल ब्लू पासपोर्ट हैं, जबकि मुंतखब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तादाद सिर्फ 1,000 के करीब है। क्या कहेंगे इस पे सारा जी? जो लालच था, ये क्या आपके टाइम पे भी था या सिर्फ अभी देखा जा रहा है? आकाशा, ब्लू पासपोर्ट तो सारे मेंबरान को मिलते हैं, पूरी नेशनल असेंबली के पास थे और सारे मेंबरान के पास थे, स्पाउसेस के पास थे, और जो बच्चा 18 साल से कम है उन सबके पास पासपोर्ट है। अभी जितनी ब्यूरोक्रेसी है सबके पास है। हमारे आसपास भी ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिलीज हैं, अभी तक उनके पास ब्लू पासपोर्ट है। ये ब्यूरोक्रेट लेते हैं, और शादीशुदा बच्चों के पास भी है पासपोर्ट। बात ये है कि चीज गलत है या नहीं, उसकी बहस बाद में आते हैं। मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इस पासपोर्ट के ऊपर जिस ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के पास भी पासपोर्ट हैं, उनके पास भी पासपोर्ट है, रिटायर्ड हुए 20-20 साल गुजर चुके हैं और अभी भी उनका मेडिकल बिल हम देते हैं। तो ये इसके ऊपर कोई भी किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं?
नेशनल असेंबली में यहाँ पर सबके पास ब्लू पासपोर्ट है। अभी तो आपने सुना होगा कि ये तो साहब जो आपके ये जबरदस्ती कुर्सी पर बड़ा जमाने, ये तो उनको भी दे रहे थे, क्या कहते हैं, जितने भी ताजर हैं और सनतकार हैं। पिछले दिनों कराची में उन्होंने आके बोला था, तो उस वक्त बोला था कि खुदा के वास्ते ग्रीन पासपोर्ट की तो इज्जत करवा ना सके, ब्लू पासपोर्ट को भी घसीट के ग्रीन तक लेकर जा रहे हैं। अगर गलत है तो सबके वापस लिए जाएं। कोई केपी के असेंबली कोई दुनिया से बाहर या किसी कोई दूसरे गोले की असेंबली नहीं है जी। यहाँ पर जब ब्यूरोक्रेट के यहाँ पर जो वो आते हैं, नकलें मार मार के 17वें 16वें में आते हैं, उनकी फैमिली उसको एंजॉय कर रही है, तो नेशनल असेंबली या कोई एमएनए या एमपी है, वो तो जाहिर है एक रूल बनाया है, तो रूल इन्हीं बाबुओं ने बनाया है। वो मुकद्दस का है ना इनकी आड़ में हाँ जी, इनकी आड़ में मैं अभी क्या नाम बताऊं कि मेरी सबके साथ ही, मतलब यहाँ पर जो मेरे आस पास है, जिनके खुद ब्लू पासपोर्ट आंखों से देखे हमें, सारी ब्यूरोक्रेसी के पास है। और जो और कुछ महाशयों ने तो रेड पासपोर्ट भी लिए हुए, जो 2 महीनों के लिए भी वफाकी वजीर बने, वो भी मरते दम तक वो लाल पासपोर्ट अपने सीने के साथ लगा के रख रहे हैं। सिस्टम सही करें, बाकी इनके ऊपर कोई तनकीद करना कि इन्होंने कोई दुनिया से अलग चीज मांग ली है और वो खत्म करना है तो सबके खत्म करें। कोई ये थोड़ी कि और एहसास महरूमी में इजाफा करना है कि बेटा तुम लोग तो दुनिया के वहां किसी कोने से हो, निकालें। वो सही कह रहे हैं कि ये जो 57,000 पासपोर्ट हैं, लिस्ट निकालें ना आप, उनकी तो ड्यूअल नेशनैलिटी है। ड्यूअल नेशनैलिटी की कदगन वो भी सियासतदान पे, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट देख लें किस किस दुनिया में बैठे, दुनिया के मुल्क में बैठे हुए, बीवी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, औकात हैसियत यहाँ पर तनख्वाह देखे तो 4-4 5-5 लाख रुपए। उसके बाद उन्होंने अभी असेंबली में एक यहाँ पर स्पीकर ऑफिस के पीछे बंदा बैठा हुआ होता है, उसकी पूरी फैमिली वहां पर कनाडा में, उसकी पूरी फैमिली कनाडा में है। सगीर चौधरी साहब पहचान गए होंगे, या जो प्रोटोकॉल में बैठे हुए होते हैं। कैसे भाई, कौन सा खानदान की जमीनें थी जो अपनी पूरी फैमिली को वहां पर बिठाया हुआ है, ब्लू पासपोर्ट अपने दामादों को, अपनी बेटियों को, सबको दिया हुआ है। आज जाकर ये मेंबर आन नजर आए। सायरा बानो, आपके पास जो ब्लू पासपोर्ट आपको जारी हुआ था वो ताहयात था? जजिस का करे जी। सायरा बानो, ये जो ब्लू पासपोर्ट आपको बतौर पार्लियामेंटेरियन जारी हुआ था वो ताहयात था? क्योंकि अभी जो बिल पास हुआ है उसमें कहा गया है कि ताहयात मिले। तो भाईजान जब सब गए थे आखिरी दफा जो पासपोर्ट बने थे, सबके 10-10 साल के बने हैं। 10 साल के बाद वो वापस से अप्लाई कर लेंगे। जो एक ब्यूरोक्रेट 15 साल पहले 22वें ग्रेड से रिटायर हुआ है, अगर उसके पास पासपोर्ट है तो एक सियासतदान आप ना देना, फिर किसी को भी ना दें, सब बराबर हैं। ये थोड़ी है कि ये जो बाबू लोग आके इन्होंने जी सगीर चौधरी साहब, ये इसके ऊपर तमाम चीजें, हमें तो मेडिकल बाद में नहीं मिलता, हमने तो मेडिकल नहीं लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं बात बता रही हूँ, आज जो रिटायर हुए भी मरने के करीब है, उनका भी मेडिकल है। चले आप सायरा जी, अब अगर मंजूर हो गया तो आपके लिए आगे चल के बहुत सारी आसानियां जो हैं वो हो जाएंगी। क्या आसानियां होंगी? क्या उस ब्लू पासपोर्ट से उन्हें क्या असर होता है? क्या आसानियां होंगी उस पे? थोड़ी वो थोड़ी होता है कि उस पे आपको वीजा मिल जाए या आप उसको दिखाएंगे तो लोग पैसे दिखाना शुरू हो जाएंगे। आकाशा, सायरा बानो को मैं जितना जानता हूँ, मुझे याद है कि जब ये चेयरपर्सन थी कायमा कमेटी की, तो इनको 300 लीटर जो फ्यूल कार्ड मिला हुआ था कोरोना के दिनों में, शायद मुझे जो याद पड़ता है, इन्होंने अपना कार्ड जो है वो वापस कर दिया था कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मैं ये कार्ड जो है वो सरेंडर करती हूँ। हमें सारे ऐसे ही रहनुमा चाहिए। बहुत शुक्रिया सायरा जी, हमें आप जैसे ही लोग चाहिए जो कि हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका भी इस पे पॉइंट आ चुके हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनकी एक व्हाट्सएप ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपनी ही हुकूमत के उन अरकान पर सख्त तनकीद करते हमें नजर आ रहे हैं जो मरात और पासपोर्ट मांग रहे हैं। सर, अली अमीन गंडापुर तो खड़े हो गए इस निज़ाम के खिलाफ, आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो आकाशा, मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर मेरा भाई है, मेरे भाइयों की तरह है, मेरे बड़े अच्छे मुरासिम है, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन ये तरकीब थोड़ी सी बेजा हो जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि जिन मरात की वो बात कर रहे हैं, मेरी केपी के गवर्नमेंट के अंदर बात हुई, उन्होंने कहा जी पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी जो है वो फेडरल हुकूमत होती है, पासपोर्ट अथॉरिटी जो है उनके नीचे काम करती है। हमने एक सजेशन भेजी थी, क्योंकि पंजाब और सिंध
में ऑलरेडी ये कानून पास हो चुका है कि जो भी एक दफा मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, देखें इसमें एक और बात मैं आपको समझाता चलूं, जब आप प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बनते हैं तो आप जब तक आपका टेन्योर होता है वो 2 साल 3 साल, क्योंकि 3-4 साल में पाकिस्तान में हुकूमत चली जाती है, लेकिन वो 5 साल के लिए आपको एक पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है जब तक आप असेंबली के अंदर होते हैं। सिंध ने और पंजाब ने मेरी इतलात के मुताबिक ऑलरेडी ये कानून पास किया हुआ है कि उनके जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट होंगे सूबाई असेंबली के, उनको ताहयात पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा जी हमने तो सिर्फ एक तजवीज रखी थी कि अगर उनको ये चीज मुयसर है तो हमारे सरकार पार्लियामेंट को भी दे दीजिए, इसमें क्या हर्ज है। नंबर 1। नंबर 2, ये देखें कि केपी असेंबली के मेंबरान की तनख्वाह आज भी 1.5 लाख रुपए है, जबकि पंजाब के मेंबरान असेंबली जो है, पंजाब मेंबरान असेंबली आज भी 6 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। तो ये इबहम हमें दूर करना चाहिए। फिर एक और उस शिक थी कि जी जिस भी क्लब में ये जाएंगे इनको रिहाइश मुफ्त मिलेगी। जी बिल्कुल ये शिक मौजूद है। उन्होंने कहा जी जिस भी क्लब में हम जाएंगे पहले 2 दिन हमारे फ्री होंगे और तीसरे दिन के बाद हमने हर एक जो है उस चीज का किराया पे करना है, वो केपी के हो, इस्लामाबाद क्लब हो या पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्लब हो। नंबर 1। फिर उन्होंने बात की कि जो हमने 4 लाइसेंसेस से 8 लाइसेंसेस की सजेशन इसलिए दी कि अगर यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम सही तौर पर कर रहे होते तो हम लोगों को और लाइसेंस ना देते, लेकिन वो जो लाइसेंस अब देने की सिफारिशात भी की है वो उसमें जो भी मेंबरान पार्लियामेंट एक्स्ट्रा 4 लाइसेंस लेना चाहेगा वो अपनी पूरी फीस अदा करेगा उसके लिए, और सालाना जो उसकी फीस होगी वो पे करेगा। लिहाजा कोई चीज इसमें मुफ्त में नहीं। अब आ जाए इनकी तरफ। उन्होंने तो सजेशन पेश की, एक रिक्वेस्ट सजेस्ट किया ये होना चाहिए। इन्होंने आपने देखा कि साबर अधिकार पार्लियामेंट के लिए सेनेट से आज करारदाद मंजूर करवा ली। देखिए ये जो फॉर्म 8 फरवरी 2024 को जो फॉर्म 45 जो थे ना, जो हकीकी लोग चुने गए थे, ये फॉर्म 45 आज हवा में उड़ रहे हैं और इनका पीछा कर रहे हैं और इनको पता है, ये जानते हैं कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। इस दफा हमने अवाम से ऐसा काम लेना है कि इनके बच्चे क्या, इनकी 7 नस्लें भी याद रखें। और देखिए वो हो रहा है, वो आपको नजर आ रहा है। हाँ, वो बिजली की कीमतें हो, पेट्रोल की कीमतें हो, शाय फूड नोश्त हो, आटा हो। देखिए हमारे दौर में जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो देखिए इमरान खान ने 150 रुपए लीटर, $117 बैरल लेकर 150 रुपए क्यों दिया था? इमरान खान ने लेवी खत्म की थी। उसने कहा था कि ये बोझ हम अवाम पर क्यों डालें, अगर हम हुकूमत हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो फिर हमने लोगों से टैक्स लेना है, हमने इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, हमने अपनी सनत बढ़ानी है, हमने टैक्स का नेट जो है वो बढ़ाकर लोगों से टैक्स वसूल करना है। हम कैसे एक आम आदमी को सजा दे सकते हैं, एक लेमैन को सजा, जो मजदूरी करता हो, जो सुबह आता है और शाम को 1500 रुपए अपने बच्चों के लिए लेकर जाता है, जिस 1500 में उसने बच्चों का खाना भी पूरा करना है, रोटी भी पूरी करनी है, घर का किराया भी मैनेज करना है। तो खान साहब ने जो $117 बैलेंस लेकर 150 रुपया दिया था तो उन्होंने लेवी खत्म की थी। अब ये जो लोग हैं ये लेवी क्यों खत्म करें? ये लेवी इसलिए खत्म नहीं कर रहे कि इनका जो आईपीपी का जो प्राइवेट बिजली घर है, जिनके ये मालिक हैं, ज्यादातर बिजली घर है, उनका हर साल हजारों अरब रुपया पाकिस्तानी कौम के ऊपर चढ़ता है। अगर ये आपकी लेवी से पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे तो इनके खजाने, यानी ये जो लेवी पेट्रोल से इकट्ठी कर रहे हैं, ये टैक्स इकट्ठा करके ये आईपीपी जो प्राइवेट बिजली घर है उनको पे करते हैं। ऐसे ये जो शुगर की सनत है उसको सब्सिडी देते हैं कि बाहर से शुगर पहले बाहर भेजो, मुनाफा कमाओ, फिर बाहर से जब शुगर आपको वापस इंपोर्ट की जाती है तो उसमें जो सब्सिडी होती है वो इनको दी जाती है कि जी बाहर मंगवानी इनको बड़ी महंगी पड़ रही है, तो उस सब्सिडी की माध्यम पर खुद को ये पे करती है। यानी प्राइवेट बिजली घर भी इनके और उन आवाम का जो टैक्स है लूट कर उनको देते हैं। फिर इनके जो शुगर माफिया है आवाम से टैक्स निकाल के शुगर माफिया को देते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो ये जितना भी टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाता है लेवी की शक्ल में या और जो बहुत सारे मुतअद्दिद टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, ये आखिर में इन्हीं के घरों में जाते हैं। सही कहा आपने सर। 2022 से लेकर 2026 तक इन्होंने 60,000 अरब रुपया टैक्स की मद में कलेक्ट किया। तो आप ये देखें कि वो 60,000 अरब रुपए का हिसाब किसने दे रहा है? आज इन लोगों ने वो 60,000 अरब के बाद भी आप पर पेट्रोल और डीजल की मद में 80 रुपए और हाई ऑक्टेन पे मतलब 95 रुपए ये लेवी की शक्ल में वसूल कर रहे हैं। सही कहा सर आपने। और तुम्हारी और जालिमो तुम्हारा कितने पैसे तुम्हें और चाहिए? मुझे तो लगता है कि इनका पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। ये आपके और मेरे खून के प्यासे लोग हैं, इनको पता है कि जिस तरह आवाम ने हमें रिजेक्ट किया, हमने आवाम से बजट अपना बदला लेना है। बदला, चले आप समझ रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है। चले, बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। बट साहब एक लास्ट क्वेश्चन सर आपकी जानिब रखना चाहूंगी, और जिस तरीके से अली इमरान साहब ने भी बात किया कि इमरान खान इन तमाम चीज़ों के हक में नहीं थे, सो जो वायरल ऑडियो है इसमें भी इमरान खान ने जो बात हुई है ना कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई है, उसमें
उसमें यह था कि इमरान खान ने अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मरात बढ़ाने से मना किया था, क्योंकि इससे पार्टी पर शदीद अवामी तनकीद का खतरा जो था वो था। इस वक्त ये भी चीज़ें हमारे सामने, इमरान खान का विजन भी ये लोग पार्टी जो है अपने सामने रखती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेनेट कमेटी में पीटीआई अरकान की मौजूदगी के बावजूद सर जी ये जो बिल है मुतफिका तौर पर कैसे पास हुआ है? फिर आकाशा, सबसे पहले तो आप ये तो मान गई हैं कि तहरीक इंसाफ में ये जमहूरियत मौजूद है कि एक अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी के उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया जिन्होंने ये मराद की बात की और इमरान खान का हवाला दिया। और दूसरी तरफ आप देखें, ये नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इनमें से किसी की जुर्रत हुई है कि वो अपने रुकन के खिलाफ जाएं, या जाहिर है उसके पीछे उनकी पार्टी के जो चेयरमैन है या जो भी सदर है उसका आशीर्वाद था, तो तभी ये बिल जो है वो मंजूर पेश किया गया है और मंजूर हुआ है। और जो चेयरमैन कमेटी है उनका ताल्लुक जो है वो ज़रूर पीटीआई से है, लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग होती है उसमें जो अक्सरियत राय से बिल पास होता है उसके लिए कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। वहाँ पर वजारत दाखिला की जानब से भी इस बिल की मुखालफत की गई है, लेकिन चूँकि वजारत दाखिला का जो वजीर है वो नून लीग को भी पता है कि पता नहीं कहाँ से सेनेटर बन के आया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने वजारत दाखिला उन्होंने एक हद तक जाकर मुखालफत की। इसमें आकाशा मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब किसी शख्स को मुंतखब होता है या उसको कोई ओहदा मिलता है, सरकारी ओहदा या अवामी ओहदा, तो उसके बाद वो अपनी औकात जो है वो भूल जाते हैं और अब वही अवाम उसको वो कमतर कीड़े मकोड़े समझना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद उनका जो अवाम की तरफ रिएक्शन होता है वो आपके सामने है कि आप अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो जिस शख्स के पास जो ओहदा है वो आपको उससे अपने आप से कमतर ट्रीट करता है। और वो यही वजह है कि ये जो अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश करे, जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान थे, उन्होंने एक चंद अशार बोले थे, जब डैश डैश अरूज पाते हैं तो अपनी औकात जो है वो भूल जाते हैं। पाकिस्तान में मैं इन अफसरान को या इन मुंतखब अरकान को वो लफ्ज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपनी औकात भूल जाते हैं कि जिस आवाम ने उनको मुंतखब किया होता है और जिस पाकिस्तान में वो रह कर अपने ओहदे जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं, और उसी आवाम से मुतल्लक जो उनके फैसले होते हैं, बजाय इसके कि आवाम को सहूलतें मराद दें, वो उनको वो कहते हैं सब कुछ हमारी झोली में आ जाए और अपनी ही झोली में लेकर वो जो है वो पाकिस्तान से या दुनिया से जाना चाहता है। अगर ये यहाँ से रिटायर हो जाए तो उसके बाद दुनिया के किसी ममालिक में चले जाते हैं और वहाँ पर, क्योंकि ड्यूल नेशनलिटी जो है वो रखी होती है। ब्लू पासपोर्ट और ग्रीन पासपोर्ट इन्होंने ये फ़र्क बना दिया है कि ये पाकिस्तान के कीड़े मकोड़े हैं और ये पाकिस्तान की अशराफिया है। इंटरनेशनली ये तासुर दिया गया है। हालांकि मैं नहीं समझता कि ब्लू पासपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी बात होती है तो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की बात होती है कि उसके इज्जत में वकार में इजाफा करेंगे, लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान की एक एलीट क्लास को जो है वो ब्लू पासपोर्ट के नाम से वो किया गया है। हाँ, ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि जो जिनके ये पासपोर्ट बनाए गए हैं 57,000 उनको उनके नाम जो है वो मंजर आम पर आने चाहिए। जी बिल्कुल, लाज़मी आने चाहिए। चलें, एक मुतालबा आपने किया। सिर्फ एक जुमला आकाशा देखें, ये पॉलिटिशियन जो हैं मेरे, ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बेचारे बहुत मजलूम हैं। मैं इन्हें बड़ा मजलूम समझता हूँ। असल हुक्मरान जो है ना, असल जो ताकत है ना, वो सरकारी बाबू के पास है। जो फाइल उसने बनानी है, जो नोट उसने लिखना है, काम वही होना है। यही वजह है कि 1000 अगर पॉलिटिशियन के पास ये ब्लू पासपोर्ट है तो 56,000 पासपोर्ट उन सरकारी बाबुओं के पास है जो सिर्फ अपने सफारतकारी के लिए वर्किंग नहीं कर रहे हैं। उनकी कोई खिदमात सफारतकारी के लिए नहीं है, वो चंद एक होंगे जो मुल्क के लिए सफारतकारी कर रहे होंगे। बाकी यही है कि हमारे हाथ में ब्लू पासपोर्ट है, हम ज़रा हमारा लेवल ज़रा ऊपर है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपका भी पॉइंट इस पर आ चुका है। एक मुतालबा जो आतिफ भट्ट साहब ने रखा है, एक मुतालबा हम भी रखें। सहाफ़ती हलकों की तरफ से इस वक्त एक मुतालबा जो है वो सामने है कि एक इमरजेंसी एक्ट के जरिए तमाम साबिका ब्लू पासपोर्ट मनसूख करके एक सहूलत सिर्फ मौजूदा अरकान तक महदूद की जाए। क्या आप समझते हैं कि इस मामले को हल करने का वाहिद तरीका यही है? हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, सभी हमारे साथ मौजूद थे, सायरा बानो, डॉक्टर अली इमरान, असगर चौधरी साहब और आतिफ भट्ट। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश यासिन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।